सोचिए कि एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का नेम प्लेट है हम्म। और उस पर बहुत ही शानदार सुनहरे और कलात्मक अक्षरों में एक नाम लिखा है, पवन ठाकुर। अच्छा। तो ये जो नाम है, ये सिर्फ कोई शब्द नहीं है। ये एक इंसान की पूरी पहचान का प्रतीक है, जिसे दुनिया के सामने हम बड़े गर्व से रखते हैं। बिल्कुल, हमारा नाम ही तो हमारी सबसे पहली पहचान होता है। सही कहा। हम सभी की जिंदगी में हमारा नाम एक लंगर की तरह काम करता है। लेकिन जरा उस जिंदगी की कल्पना कीजिए जहां अपनी जान बचाने के लिए आपको हर कुछ महीनों में ये पहचान बदलनी पड़े। बाप रे, वो तो बहुत ही खौफनाक स्थिति होगी। है ना? जहां आपका अपना असली नाम ही आपकी मौत का परवाना बन जाए। और आज हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो स्रोत हैं, वो 20वीं सदी के एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताते हैं। मैं समझ रही हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं जोसेफ स्टालिन की, जिन्होंने खुफिया पुलिस से बचने के लिए एक या दो नहीं, दर्जनों फर्जी नाम रखे थे। दर्जनों, मतलब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोसो, कोबा, नजरेज, शिजिको और अहोनोविच, ऐसे बहुत से नाम। और ये कोई शौक नहीं था, ये एक खूंखार व्यवस्था के बीच जिंदा रहने की छटपटाहट और थी। ये शुरुआत ही अपने आप में सत्ता के उस स्याह पहलू को दिखाती है, जहां पहचान एक हथियार भी है और एक ढाल भी। सही कहा आपने। मतलब जब कोई इंसान अपनी मूल पहचान को मिटाकर इस तरह छलावरण में जीने लगता है ना, तो उसका मनोविज्ञान पूरी तरह से बदल जाता है। वो अंदर से एक अलग ही इंसान बन जाता होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है, ये एक नए और बहुत ज्यादा कठोर व्यक्तित्व को जन्म देने की प्रक्रिया है। और यहीं से हमारे आज के इस डीप डाइव की असल शुरुआत होती है। हाँ, तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं, वो रूसी क्रांति के दिग्गजों यानी लेनिन, स्टालिन और ट्रॉट्स्की, उनके बीच के उस असली गेम ऑफ थ्रोन्स का पर्दाफाश करते हैं, जो अक्सर इतिहास की मोटी और उबाऊ किताबों के पन्नों में कहीं दब जाता है। एकदम सही। इस चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये समझेंगे कि वो क्यों और कैसे हुआ। इसमें कूटनीति है, चौंकाने वाले धोखे हैं और एक ऐसा सत्ता संघर्ष है जिसने 20वीं सदी का पूरा भूगोल ही बदल कर रख दिया। मतलब एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है ये। बिल्कुल। और हाँ, इससे पहले कि हम इन पन्नों को गहराई से पलटें, एक बात साफ कर देना जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, हम बस उनका निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। और जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, क्योंकि देखिए, इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि सत्ता किसको मिली। तो और क्या बताता है? ये हमें उस मैकेनिज्म या उस तंत्र के बारे में बताता है जिसके जरिए वो सत्ता हासिल की जाती है, और कैसे एक छोटी सी रणनीतिक चूक किसी भी महान नेता को अर्श से फर्श पर ला सकती है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। बात है 1903 की, जब स्टालिन काफी युवा थे। हाँ, स्टालिन उस समय एक युवा ऊर्जावान क्रांतिकारी थे और वो साइबेरिया में अपना निर्वासित जीवन बिता रहे थे। वहीं से उनका संपर्क उस दौर के सबसे बड़े नेता व्लादिमीर लेनिन से हुआ। पर दिलचस्प बात यह है कि ये संपर्क आमने सामने नहीं हुआ था। तो ये पत्राचार के जरिए हुआ होगा। बिल्कुल, पत्रों के जरिए। मतलब अगर हम इसे आज के दौर से जोड़कर देखें तो ये एक इंटरनेट फ्रेंडशिप जैसा था। अच्छा, ये काफी मजेदार तुलना है। इंटरनेट फ्रेंडशिप कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी बहुत मशहूर इंसान से या किसी बड़ी कंपनी के सीईओ से सालों तक सिर्फ ईमेल या चैट पर बात कर रहे हैं। हाँ, और आपने उन्हें कभी सामने से देखा नहीं है। एकदम सही। तो होता क्या है कि आपके दिमाग में उस इंसान की एक बहुत ही चमत्कारी, एक भव्य छवि बन जाती है। आप सोचने लगते हैं कि वो इंसान तो कोई सुपर हीरो होगा। के आदान प्रदान ने स्टालिन के भीतर लेनिन के लिए एक गहरी बौद्धिक श्रद्धा पैदा कर दी थी। लेकिन इंसान का दिमाग वास्तविकता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आदी होता है। और ये जो अतिशयोक्ति थी, ये जो भ्रम था, ये तब टूटता है जब 1905 में फिनलैंड के टैमरफोर्स नाम की जगह पर उनकी भयानक व्यक्तिगत मुलाकात होती है। पहली बार दोनों आमने सामने आए। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि स्टालिन उस अधिवेशन वाले दिन समय से काफी पहले ही पहुंच गए थे। वो बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे लेनिन को देखने के लिए। बहुत ज्यादा। उनके मन में कल्पना थी कि लेनिन किसी महानायक की तरह हॉल में एंट्री लेंगे। उनके आते ही एकदम बिजली सी दौड़ जाएगी, सन्नाटा छा जाएगा। जैसे फिल्मों में होता है कि हीरो की एंट्री हुई और सब खड़े हो गए। बिल्कुल वैसा ही। उनका मानना था कि सत्ता और शक्ति का मतलब शारीरिक भव्यता से है,
एक खौफ पैदा करने वाली प्रेजेंस से है। लेकिन जो असलियत में हुआ, उसने स्टालिन की शक्ति को लेकर पूरी समझ को ही पलट कर रख दिया। एकदम सही कहा आपने। स्टालिन ने देखा कि हॉल के एक कोने में कुछ लोग आपस में बहुत ही साधारण तरीके से बहस कर रहे हैं और उन्हीं के बीच एक बहुत ही सीधा साधा छोटे कद का व्यक्ति बैठा है। उसके सिर के बाल उड़े हुए हैं। मतलब वो बिल्कुल भी किसी महानायक जैसा नहीं दिख रहा था। बिल्कुल नहीं, वो किसी छोटी सी कंपनी का एक मामूली सा क्लर्क लग रहा था। स्टालिन के लिए ये पचा पाना बहुत मुश्किल था कि क्या यही वो महान लेनिन है जिसके विचारों से पूरी रूसी हुकूमत कांपती थी। हाँ, स्टालिन को लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये महज एक किस्सा नहीं है, ये स्टालिन के राजनीतिक विकास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इस घटना ने स्टालिन को ये सिखाया कि शक्ति का प्रदर्शन चीखने, चिल्लाने या शारीरिक भव्यता में नहीं होता। हाँ, मतलब दिखावा जरूरी नहीं है। बिल्कुल, लेनिन की असली ताकत उनका वो साधारण रूप ही था जिसने उन्हें इतना अजेय बना दिया था। उनकी ताकत उनके विचारों की स्पष्टता में थी और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में। सही कहा। स्टालिन ने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली कि अगर आप बाहर से साधारण दिखते हैं तो आपके विरोधी हमेशा आपको कम आंकने की गलती करेंगे। अरे वाह, ये तो राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, जो कमजोर दिखता है वो अक्सर सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। ये बहुत ही गहरी बात है। खैर, अब इसी विश्वास और धोखे की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लेनिन से प्रेरणा पाकर स्टालिन पार्टी में तेजी से आगे बढ़ने लगे। उनका कद पार्टी में बढ़ने लगा था। हाँ, और 1912 तक लेनिन का स्टालिन पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने उन्हें प्रावदा समाचार पत्र का प्रबंध सौंप दिया, जो कि पार्टी का मुख्य अखबार था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्या बात? देखिए, हम लेनिन को कूटनीति और हाँ। सत्ता के खेल का बहुत बड़ा मास्टरमाइंड मानते हैं। हाँ, वो तो थे ही। फिर ऐसा कैसे हुआ कि उसी चालाक लेनिन ने एक पुलिस जासूस को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लिया, मतलब उसे पार्टी का मुख्य चेहरा ही बना दिया? ये वाकई में बहुत अजीब लगता है सुनने में। मुझे तो ये सीधे सीधे राजनीतिक आत्महत्या जैसा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल इतिहास के सबसे दिलचस्प विरोधाभासों में से एक है और इसका जवाब रोमन मालिनोस्की की कहानी में छिपा है। रोमन मालिनोस्की? हाँ, वो जासूस। हाँ। मालिनोस्की कोई सड़क छाप जासूस नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक मास्टरमाइंड था। अच्छा। वो डूमा में, यानी जो उस समय की रूसी संसद थी, वहां वो बोल्शेविक पार्टी का सबसे प्रभावशाली और ओजस्वी वक्ता था। मतलब वो संसद में पार्टी की तरफ से भाषण देता था? बिल्कुल। और जब वो मंच पर खड़ा होकर बोलता था ना, तो क्रांति की आग उगलती हुई उसकी बातों पर कोई शक कर ही नहीं सकता था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उसने अपनी विश्वसनीयता इस कदर स्थापित कर ली थी कि लेनिन उसके हर एक शब्द पर अंधा विश्वास करने लगे थे। लेकिन असलियत में तो वो ओखराना यानी जार की खुफिया पुलिस का एजेंट था। एजेंट नंबर 1324 है ना? एकदम सही। और उसे इस काम के लिए हर महीने 100 रूबल का भारी भरकम वेतन मिलता था। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि वो जो भी क्रांतिकारी भाषण संसद में देता था, उसकी एक एक लाइन पहले खुफिया पुलिस के दफ्तर में ड्राफ्ट की जाती थी। सोचिए जरा इस बात को। मतलब ये तो गजब हो गया, वो क्रांति के नाम पर पुलिस का ही एजेंडा चला रहा था। सटीक रूप से। मालिनोस्की ने उस पुरानी जासूसी कहावत को सच कर दिखाया था कि पेड़ को छिपाने की सबसे अच्छी जगह जंगल होती है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है। उसने इतने जोर शोर से क्रांति का समर्थन किया कि किसी को उस पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ। और लेनिन का ये जो अंधा विश्वास था, ये स्टालिन के लिए बहुत भारी पड़ा। हाँ, क्योंकि मालिनोस्की के साथ स्टालिन की जो नजदीकी थी, वही उनके पतन का कारण बन गई। बिल्कुल। मालिनोस्की ने जो गुप्त सूचनाएं पुलिस को दी, उसी के आधार पर 1913 में स्टालिन को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये कोई सामान्य जेल की सजा नहीं थी। स्टालिन को साइबेरिया के कुरेका नाम के एक बहुत ही भयानक इलाके में भेज दिया गया, जो पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ और निर्जन स्थान था। हाँ, वहां का जीवन किसी भी आम इंसान को पागल करने के लिए काफी था। 0 से कई डिग्री नीचे का तापमान, मीलों तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ। वहां तो शायद कुछ ही आबाद घर होंगे। सिर्फ 4-5 घर। ये बिल्कुल रॉबिन्सन क्रूजो जैसी स्थिति थी। या तो खुद शिकार करके खाओ या फिर उसी बर्फ में जमकर भूखे मर जाओ। बाप रे, ये तो रूह कंपा देने वाला मंजर है। स्टालिन ने वहां पूरे 4 साल गुजारे, 1913 से 1917 तक, एक बहुत ही खूंखार एकांत में। मुझे तो लगता है कि इन्हीं 4 सालों ने उस स्टालिन को जन्म दिया जिसे दुनिया आज जानती है। इसमें कोई शक नहीं है। साइबेरिया के उस डरावने एकांत ने
स्टालिन के मनोविज्ञान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। मतलब वो जो युवा स्टालिन गया था वो वापस नहीं आया। बिल्कुल नहीं। जो स्टालिन वहां से वापस लौटा वो कोई आदर्शवादी इंसान नहीं था। वो एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसके अंदर से भरोसा नाम का शब्द ही मिट चुका था। क्योंकि उसे मालिनोव्स्की के धोखे ने बहुत बड़ा सबक दिया था। हाँ, उसे समझ आ गया था कि जो आपके सबसे करीब है, जो सबसे ऊंची आवाज में आपके सिद्धांतों की बात करता है, वही सबसे बड़ा गद्दार निकल सकता है। और यही अत्यधिक संदेह और निर्ममता स्टालिन के चरित्र का परमानेंट हिस्सा बन गई। बिल्कुल। अब देखिए, जब स्टालिन साइबेरिया के उस बर्फीले नर्क में अपनी इस नई खूंखार पहचान को गढ़ रहे थे, तब बाहरी दुनिया में एक भूचाल आया हुआ था। हाँ, वो प्रथम विश्व युद्ध का समय था। बिल्कुल, प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था। रूस में जार का पतन हो चुका था और केरेंस्की की अस्थायी सरकार सत्ता संघर्ष में बुरी तरह उलझी हुई थी। मतलब पूरे देश में एक भयानक राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई थी। और इसी शून्यता को भरने के लिए लेनिन का रूस में होना बहुत जरूरी था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेनिन उस समय स्विट्जरलैंड में फंसे हुए थे। हाँ, और उन्हें रूस तक पहुंचने के लिए दुश्मन देश जर्मनी के बीच से होकर गुजरना था। और यहीं से कूटनीति का वो सबसे हैरत अंगेज किस्सा सामने आता है, जिसे हम मुहरबंद गाड़ी या द सील्ड ट्रेन के नाम से जानते हैं। ये कहानी तो मतलब किसी जासूसी उपन्यास जैसी लगती है। ये कूटनीतिक चालबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जहां दोनों पक्ष सोच रहे थे कि वो एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी जो रूस के खिलाफ लड़ रहा था, उसने एक बहुत ही अप्रत्याशित फैसला लिया। जनरल लुडेनडॉर्फ और बाकी जर्मन अधिकारियों ने लेनिन को जाने की इजाजत दे दी। लेनिन और उनके 32 साथियों को एक स्पेशल ट्रेन से अपनी सीमा पार करने दी। लेकिन उस ट्रेन की शर्तें इतनी अजीब थीं कि कोई भी सुनकर हैरान रह जाए। क्या शर्तें थी? ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ट्रेन नहीं बल्कि एक चलता फिरता आजाद देश हो। मुझे तो ये रणनीति बिल्कुल वैसी लगती है जैसे कोई देश अपने दुश्मन के घर में एक पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब प्लांट कर रहा हो। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये पॉलिटिकल टाइम बम वाली एनोलॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है ना? जर्मनी का असल मकसद क्या था? जर्मनी बहुत अच्छे से जानता था कि लेनिन युद्ध के सख्त विरोधी हैं। तो उनकी रणनीति एकदम स्पष्ट थी कि इस कट्टरपंथी नेता को रूस की सीमा के भीतर छोड़ दो, ताकि वो वहां जाकर केरेंस्की सरकार के खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दे। बिल्कुल, क्योंकि अगर रूस अपने ही गृह युद्ध में उलझ गया तो वो विश्व युद्ध से अपने आप बाहर हो जाएगा और फिर जर्मनी को पूर्वी मोर्चे पर लड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये असल में युद्ध के मैदान से बाहर लड़ा गया एक बहुत ही शातिर मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक युद्ध था। और ये दांव कितना भयानक रूप से सफल हुआ। लेनिन ने रूस पहुंचकर सच में वही किया जिसकी जर्मनी को उम्मीद थी। अक्टूबर क्रांति हुई। हाँ, और केरेंस्की की सरकार तो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बोल्शेविक सीधे सत्ता के शिखर पर जा बैठे। लेनिन अब पूरे रूस के निर्विवाद नेता बन चुके थे। लेकिन राजनीति का एक दस्तूर होता है, जब बाहर का दुश्मन खत्म हो जाता है तो अंदर की तलवारें खिंच जाती हैं। बिल्कुल सही कहा, और यही हुआ भी। 1922-23 आते आते लेनिन का स्वास्थ्य बुरी तरह बिगड़ने लगा। वो लकवे का शिकार हो गए। और पूरी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल खड़ा हो गया कि अब अगला बॉस कौन होगा। और यहीं से ट्रॉट्स्की और स्टालिन के बीच वो महासंग्राम शुरू होता है जिसने 20वीं सदी की दिशा ही तय कर दी। लेनिन इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने इस आने वाले तूफान को पहले ही भांप लिया था, है ना? हाँ, अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्होंने पार्टी की केंद्रीय कमेटी को एक राजनीतिक वसीयतनामा लिखवाया था, जिसे हम लेनिन का टेस्टामेंट कहते हैं। बिल्कुल। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ट्रॉट्स्की और स्टालिन दोनों के चरित्र का बहुत ही निर्मम विश्लेषण किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि इन दोनों नेताओं के काम करने का तरीका इतना अलग है कि ये भविष्य में पूरी पार्टी को फाड़ कर रख देगा। लेनिन का मानना था कि इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जो कि व्यावहारिक रूप से बिल्कुल असंभव था। अगर हम इन दोनों के बैकग्राउंड को देखें ना, तो यह मुकाबला एकदम बेमेल लगता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ लियोन ट्रॉट्स्की थे। वो एक बेहद प्रतिभाशाली, कुशाग्र बुद्धि वाले बौद्धिक नेता थे, जिन्होंने लाल सेना का निर्माण किया था। हाँ, सेना का एक एक सिपाही उन पर जान छिड़कता था। वो जब मंच पर बोलते थे तो लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वो एक शानदार वक्ता थे। और दूसरी तरफ हमारे शोध बताते हैं कि स्टालिन को उस समय पार्टी के बौद्धिक वर्ग में एक सरल प्रकृति का गवार देहाती माना जाता था, क्योंकि वो एक गरीब मोची के बेटे थे। बिल्कुल। और वो भारी लहजे में रूसी बोलते थे।
उनका कोई बहुत बड़ा बौद्धिक या सैद्धांतिक योगदान नहीं माना जाता था। तो अगर कोई बाहरी व्यक्ति उस समय दाव लगाता तो वो ट्रॉट्स्की पर ही लगाता। 100%। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी ताकत, इतनी प्रसिद्धि और पूरी सेना हाथ में होने के बाद भी ट्रॉट्स्की ये जंग हार गए? मतलब ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और यही हमें ये समझना होगा कि व्यवस्था या सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, तो ट्रॉट्स्की से क्या गलती हुई? ट्रॉट्स्की की हार का कारण था उनकी बौद्धिक श्रेष्ठता का अहंकार। उन्हें लगता था कि चूंकि उनके विचार सबसे अच्छे हैं और जनता उनके साथ है, तो सत्ता स्वाभाविक रूप से उनके पास ही आएगी। मतलब उन्हें लगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो अपनी बौद्धिकता के जाल में इतने उलझ गए कि उन्होंने पार्टी के आंतरिक तंत्र, जिसे हम सिस्टम की प्लम्बिंग कह सकते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। सिस्टम की प्लम्बिंग, ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। उन्होंने ये समझा ही नहीं कि असली फैसले रैलियों में नहीं बल्कि बंद कमरों की कमिटियों में होते हैं। ट्रॉट्स्की बस सैद्धांतिक बहसें करते रहे और उन बैठकों को नजरअंदाज करते रहे जहां असल फैसले लिए जा रहे थे। बिल्कुल। और जब ट्रॉट्स्की इन बहसों में उलझे थे, तब स्टालिन खामोशी से अपना जाल बुन रहे थे। स्टालिन कोई ओजस्वी भाषण नहीं दे रहे थे, वो बस पार्टी मशीनरी के कलपुर्जों को अपने हिसाब से फिट कर रहे थे। हाँ, एक गंवार देहाती समझे जाने वाले इस शख्स ने जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला, जो उस समय बहुत ही उबाऊ और सिर्फ कागजी कार्रवाई वाला पद माना जाता था। लेकिन स्टालिन ने इसी प्रशासनिक पद का इस्तेमाल अपनी नेटवर्किंग के लिए किया। उन्होंने चुन चुनकर अपने वफादारों को अहम पदों पर बिठाया। उन्होंने प्रावदा जैसे प्रमुख अखबारों के तंत्र पर भी कब्जा कर लिया, जिससे ये तय हुआ कि जनता तक क्या खबर पहुंचेगी और क्या नहीं। इससे तो बहुत ही स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। स्टालिन ने सत्ता के गणित को ट्रॉट्स्की से कहीं ज्यादा बेहतर समझा था। बिल्कुल। स्टालिन ने कमिटियों के सदस्यों से जाकर व्यक्तिगत रूप से मुलाकातें की। मतलब जब ट्रॉट्स्की आराम से बैठे थे, तब स्टालिन ये पक्का कर रहे थे कि वोटिंग के समय हर हाथ उनके समर्थन में ही उठे। और ट्रॉट्स्की ये देख ही नहीं पाए कि उनके आसपास के लोग जिन पर वो भरोसा कर रहे थे, वो धीरे धीरे स्टालिन के वफादार बन चुके हैं। ये सब उसी मालिनोस्की के धोखे और साइबेरिया के एकांत से मिली ट्रेनिंग का नतीजा था। हाँ, जहां स्टालिन ने सीखा था कि कभी भी शोर मत मचाओ, बस चुपचाप व्यवस्था पर कब्जा कर लो। और इसका अंतिम परिणाम इतिहास के सबसे नाटकीय पतनों में से एक था। लाल सेना का निर्माता, क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा लियोन ट्रॉट्स्की अंततः उसी पार्टी द्वारा निकाल दिया गया जिसे उसने खुद खड़ा किया था। उसे सत्ता गंवातार रूस से निर्वासित होना पड़ा और स्टालिन एक छत्र तानाशाह बन गए। ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत ही गहरा सबक देता है। हमने आज के इस डीप डाइव में देखा कि कैसे नाम और पहचान का बदलना एक इंसान को अंदर तक बदल देता है, और कैसे लेनिन का वो साधारण सा रूप एक भ्रम था जिसने सबसे बड़ी ताकत को छुपा रखा था। और सबसे अहम बात, हमने ये देखा कि किसी भी व्यवस्था में सबसे योग्य या सबसे अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हमेशा नहीं जीतता। जीतता वो है जो उस व्यवस्था की नब्ज को समझता है, जो जानता है कि सत्ता का तंत्र असल में काम कैसे करता है। ट्रॉट्स्की के पास प्रतिभा और विचार थे, लेकिन स्टालिन के पास वो प्रशासनिक निर्ममता थी जो उस समय सत्ता हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। और पता है, ये सिर्फ एक सदी पुरानी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम आज भी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस, किसी संस्था या राजनीतिक दल को देखें, तो ये डायनामिक हर जगह मौजूद है। अक्सर जो सबसे ज्यादा विजनरी होता है, वो उन लोगों से मात खा जाता है जो सिस्टम की राजनीति को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मानव इतिहास सिर्फ तारीखों का संकलन नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान, डर, महत्वाकांक्षा और सत्ता की भूख का एक निरंतर दोहराया जाने वाला चक्र है। मालिनोस्की का वो धोखा, साइबेरिया की वो जमा देने वाली ठंड और ट्रॉट्स्की का वो अति आत्मविश्वास, ये मानव स्वभाव के वो स्थायी तत्व है जो हर युग में सामने आते हैं। और इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। हमने देखा कि कैसे स्टालिन साइबेरिया के उस निर्जन एकांत में एक कठोर इंसान बन गए, लेकिन जरा सोचिए अगर उस एजेंट रोमन मालिनोस्की ने पार्टी के साथ वो भयानक गद्दारी नहीं की होती तो क्या होता? अगर लेनिन ने मालिनोस्की को अपना दायां हाथ नहीं बनाया होता और स्टालिन को उन 4 सालों के लिए साइबेरिया नहीं भेजा गया होता, तो क्या स्टालिन के भीतर का वो खूंखार और संदेही इंसान कभी जन्म लेता? शायद नहीं। और अगर स्टालिन के भीतर वो निर्ममता नहीं होती, तो शायद वो ट्रॉट्स्की को इस बेरहमी से सत्ता से बेदखल भी नहीं कर पाते। और अगर लेनिन की वसीयत को सच में मान लिया गया होता तो क्या होता?
ये बहुत ही झकझोर देने वाला विचार है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमेशा महान और दूरदर्शी विचारों वाले लोगों द्वारा गढ़ी जाती है, लेकिन इन दोनों के सत्ता संघर्ष को देखकर हमें खुद से ये पूछना पड़ता है कि क्या वास्तव में दुनिया को बेहतरीन विचार आकार देते हैं, या फिर ये दुनिया सिर्फ उन लोगों के डिजाइन के हिसाब से चलती है जो बस किसी भी कीमत पर उस व्यवस्था के पेच घुमाना और उसे अपने नियंत्रण में रखना जानते हैं। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।